एमए राजनीति विज्ञान प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों, पिछले कई दिनों से कुछ अध्यायों को समाप्त करने के बाद मुझे फिर मौका मिला। मैं प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन वाले पेपर को आगे बढ़ाने का प्रयास आज से कर रहा हूं। एमए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान के प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों, हमारा अगला अध्याय, आज का अध्याय यह है जो सिलेबस में दिया हुआ मनु, सिर्फ मनु लिखा हुआ है। मनु का क्या, मनु का समाजशास्त्र, मनु का विज्ञान, मनु का राजनीति विज्ञान, मनु का अर्थ विज्ञान, मनु का सृष्टि विज्ञान, मनु का नक्षत्र विज्ञान, मनु का अंतरिक्ष विज्ञान, ये शब्द नहीं लिखे हुए हैं। मतलब राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी मनु के बारे में, उनके राजनीतिक विचारों को ही पढ़ेगा। स्वतंत्र भारत में मनु, जिनके ग्रंथ का नाम है मनुस्मृति, मनु के ग्रंथ का क्या नाम है? मनुस्मृति। यह स्मृतियों में एक ग्रंथ है जिसको मनुस्मृति कहते हैं। मनुस्मृति की रचना मनु ने की। मनु के अनेक नाम हैं, विभिन्न नामों से मनु को जाना जाता है। मनु के रचना काल पर बड़ा विवाद है। कितने प्रकार के मनु नहीं, मनुओं की बात होती है। वेद में मनु है, उपनिषद में मनु है, रामायण में मनु है, गीता में मनु है, संस्कृत के लगभग सभी ग्रंथों में मनु का नाम मिलता है। अब ये मनु कौन है और मनुस्मृति वाले मनु कौन है, ये विवाद का सवाल है। मनुओं शब्द का उल्लेख मिलता है, जैसे मनु पुत्रेभ दाय विभज, माने मनु अपने पुत्रों को अपना भाग अर्पित करते हैं। मनु के पुत्र कौन है? मनु के पुत्र, सेलिटोर कहता है कि मनु के पुत्र पूरा विश्व है, पूरे विश्व की मानवता मनु का पुत्र है, और मनु अपने पुत्रों को अपना भाग वितरित कर देते हैं। मनु का संबंध कानून से भी है, भारतीय विधि से भी है। यह माना जाता है कि मनु ने भारतीय विधि संहिता का कोडिफिकेशन किया, यह भी कहा जाता है। महाभारत में 24 बार मनु का उल्लेख है। पुराणों में मनुओं का उल्लेख है। कल्प, मनवंतर, युग के साथ मनु का नाम आता है। अब मनु के जो रूप हैं वो विभिन्न प्रकार के हैं। अब मनु पर विशेष व्याख्यान हो सकते हैं। कौन मनु थे, किस तरह के मनु थे, मनु ने क्या किया, मनु राम राज्य के प्रतिपादक भी मनु है, ये भी माना जाता है। अनेक लोगों ने मनु के रचना काल को भी निश्चित करने का प्रयास किया, लेकिन मनु का रचना काल निश्चित करना अत्यंत कठिन है। अनेक विद्वानों ने मनु के रचना काल को स्थिर करने का प्रयास किया। मैं इन विषयों पर नहीं जानता, ये बड़ा व्यापक विषय है मनु के बारे में। हम मनु के राजनीतिक चिंतन पर अपनी बात करना चाहते हैं। एक बूलर नामक बहुत बड़ा विद्वान पश्चिम में हुआ, जिसके किताब का नाम है सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट। बूलर ने मनु को विश्व मानवतावाद का जनक बता दिया। अब कौन से मनुस्मृति, क्या मनुस्मृति विश्व मानवतावाद की जनक है? यह भी सवाल उठता है। मनुस्मृति में मनुस्मृति को विवादित भी किया गया। मनुस्मृति को शोषणकारी ग्रंथ भी स्वीकार इसी देश में किया गया। मनुस्मृति को जलाया भी इसी देश में गया।
मनुस्मृति के विरोध के नाम पर अनेक राजनीतिक दल भी इस देश में बने। यह मनु का व्यापक रूप है। विरोध, प्रतिरोध, समर्थन, यह चलता रहता है। मनु को ब्राह्मण शाही का प्रतीक भी माना गया। यह भी विवेक भाव है। एक बड़ा ग्रंथ है, एक बड़े चिंतक है, उनको विभिन्न प्रकार की विभिन्न दृष्टियों से लोग देखने का प्रयास करते हैं। मुझे तो मनु के राजनीतिक चिंतन पर बात आपसे करनी है। मनु के राजनीतिक चिंतन पर बात करने से पहले मनु भारत के पहले ऐसे चिंतक थे जिन्होंने वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन की आधार भूमि रखी। मनु का प्रभाव सिर्फ भारतवर्ष में नहीं रहा। दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ एशिया, चीन, फार्मोसा, फिलीपाइन, न्यूजीलैंड आदि देशों पर भी मनु का प्रभाव दिखाई पड़ता है। उसके शोध हुए हैं। उसमें मनुस्मृति में प्रतिपादित अनेक सिद्धांतों का भाव मिलता है। 1925 ईस्वी और 1926 ईस्वी में फ्रांसीसी विद्वानों ने एक निष्कर्ष निकाला। उसने कहा कि दुनिया के हर देश में, चाहे ईरान हो, चाहे मिस्र हो, चाहे रोम हो, कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां मनुस्मृति में प्रतिपादित सिद्धांतों के संकेत नहीं मिलते। यह, इस पर भी अनेक विवाद है। अनेक ग्रंथ लिखे गए, अनेक ग्रंथ इस पर लिखे गए मनुस्मृति के उस पर। ग्राहम, W.A. ग्राहम ने श्याम नामक ग्रंथ में लिखा कि मनु ग्रंथ नहीं है, मनु मानवता के ज्ञान का ऊर्जा स्रोत है। ये ग्राहम ने लिखा है। ब्लोवेस्की ने लिखा इसिस अनवेल में 1877 में कि मनु दुनिया के ज्ञान के प्रकाश का एक पहला ग्रंथ है। यह हम नहीं कह रहे हैं, पश्चिम के लोग कह रहे हैं। अनेक लोगों ने मनुस्मृति को मानव जाति का रूप बताया। खैर, इस पर मत जाइए। हम मनुस्मृति के प्रतिपाद्य विषय पर जाते हैं। मनुस्मृति के प्रतिपाद्य विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जो मनुस्मृति के स्वरूप को प्रकट करता है। वो क्या है? एतद् देश प्रसूतस्य सका सादग्र जन्मना स्वं स्वं चरित्र शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। इसका अर्थ है कि दुनिया के सभी मानवों को संस्कारित करने के लिए मनुस्मृति का जन्म हुआ। इसलिए जो पिछला विदेशी जो लिख रहे थे उसका निहितार्थ यह है। मनु अपने मनुस्मृति में दो तरह के भाव व्यक्त करते हैं, एक दार्शनिक स्तर पर और दूसरा व्यवस्थागत स्तर पर। हम उन सभी चीजों को छोड़ते हैं, हम सिर्फ मनुस्मृति के 7वें अध्याय पर आते हैं। मनुस्मृति का 7वां अध्याय 230-232 श्लोकों का है और 7वां मनुस्मृति का 7वां अध्याय राजधर्म को प्रतिपादित करता है। अब राजधर्म मनुस्मृति का क्या है? राज भी धर्म है, राजनीति भी एक धर्म है। क्या यह सही है? राजनीति का धर्म से संबंध है, क्या यह सही है? यह सवाल मनुस्मृति के अध्ययन करने पर समझ में आती है। लेकिन इन सबको छोड़ दीजिए, आप मनुस्मृति के राजनीतिक पहलू पर आ जाइए। मनुस्मृति 7वें अध्याय में राज्य एवं न्याय व्यवस्था का वर्णन करता है। मनु कहता है कि राज्य का पहला आधार भौतिक है,
मनु का मत है कि मनु राज्य की परिभाषा देता है। आप ध्यान दीजिएगा, मनुस्मृति राज्य की परिभाषा देता है, और वह परिभाषा राज्य की आधुनिक परिभाषाओं की तुलना में अत्यंत व्यापक है। उसमें राज्य के वो सारे तत्व समाहित हैं जो आधुनिक राज्य की परिभाषा में कहा जाता है। यह मनुस्मृति क्या कहती है? मनुस्मृति कि राज्य कहां बनना चाहिए, कौन सा राज्य, किसको राज्य कहेंगे। मनुस्मृति कहता है कि उसकी भूमि ऐसी होनी चाहिए जहां अन्न की प्रचुर मात्रा हो, कृषक भूमि हो, कोई भूखों वहां न मरे, अन्न ही अन्न हो, उसका प्रचुर उत्पादन हो। राज्य की परिभाषा दे रहा है मनुस्मृति, उसका अन्न का प्रचुर उत्पादन हो, उसके नागरिक कैसे हो, राज्य के नागरिक विनीत हो, परोपकारी हो, आध्यात्मिक हो, कल्याणकारी हो, हिंसावादी न हो, मजहब के नाम पर कट्टरता फैलाने वाले न हो। उसके बाद कहता है कि राज्य की परिभाषा क्या है कि उस राज्य की नागरिक या उस राज्य की जनता रोग और व्याधि से मुक्त हो। ऐसा ही राज्य होना चाहिए जहां की जनता रोग और व्याधि से मुक्त हो, जहां का वातावरण, राज्य का वातावरण उपद्रव से रहित हो, वहां कोई उपद्रव न हो, कोई संघर्ष न हो, कोई विभेद न हो, कोई आंदोलन न हो। राज्य का पूरा वातावरण, पर्यावरण संरक्षित हो, रमणीक हो, राज्य में पर्यावरण संरक्षण का भाव हो। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात मनुस्मृति कहती है कि राज्य वह है जहां उसके सभी नागरिकों को जीविका के सुलभ साधन उपलब्ध हो। श्लोक कहता है, जांगलम सस्य संपन्न मार्य प्राय मनाविलम रम्य मानत सामंतम स्वाजीव्य देश भावसेत। जीविका का साधन उपलब्ध। यही तो संकट है आधुनिक राज्य का कि सबको जीविका कहां राज्य दे पाता है। सभी बेरोजगार, अधिकतर बेरोजगारी का भाव होता है। मनुस्मृति कहती है कि वही राज्य है जहां हर व्यक्ति को जीविका का साधन मिले, रोजगार हो, रोजगार मिले, ऐसा ही राज्य होना चाहिए। इसमें गड़बड़ क्या है? क्या ऐसा राज्य नहीं होना चाहिए? क्या इस राज्य की आवश्यकता नहीं है? राज्य की आधुनिक परिभाषा है जनसंख्या, निश्चित भूभाग, संप्रभुता, सरकार। मनुस्मृति साफ साफ कहती है कि राज्य कैसा हो जहां रोजगार प्राप्त करके व्यक्ति संपूर्ण हो, गौरवान्वित हो, आगे बढ़े, दूसरों का कल्याण करने का साहस हो। मनुस्मृति राज्य के दूसरे पक्ष पर जाती है। वह पक्ष है राजनीतिक। राजनीतिक पक्ष में मनुस्मृति कार्यपालिका की भी बात करती है, न्यायपालिका की भी बात करती है, विधायिका की भी बात करती है। अब मनुस्मृति का कार्यपालिका क्या है? मनुस्मृति की कार्यपालिका 3 भागों में विभक्त है। इसमें पहला, कार्यपालिका का पहला भाग है राज्य का प्रधान, कि उसके राज्य का प्रधान कौन है। राजनीतिक व्यवस्था का रूप चाहे जो हो भी हो, राज्य का प्रधान होगा। लोकतांत्रिक हो, गणतांत्रिक हो, राजतंत्रात्मक हो, जो भी हो, राज्य का प्रधान तो होगा ही।
तो मनुस्मृति कहती है कि हम राजतंत्रात्मक व्यवस्था को मानते हैं। उस राजतंत्रात्मक व्यवस्था में राज्य का प्रधान राजा है। मनुस्मृति कहती है कि राजा का स्वरूप दैवी है, उसका कार्य देवताओं के तुल्य है, लेकिन उसका देवत्व कानून और धर्म के विपरीत नहीं है। देवता को कौन कानून सिखाएगा? देवता को कौन धर्म सिखाएगा? कोई नहीं सिखाएगा। इसका मतलब है कि राजा एक व्यक्ति है जो कानून से बंधा हुआ है, जो आध्यात्म और धर्म के आधार पर अपने राज्य का संचालन करता है। मनुस्मृति ने किसी दैवी अधिकार के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। दैवी अधिकार मतलब निरंकुश अधिकार, जैसे पश्चिम में पोप ने किया, जैसे हीगल ने किया, जैसे मध्य युग के पश्चिमी चिंतकों ने किया, जैसे मैकियावेली ने किया। इस तरह का भाव मनुस्मृति का राजा नहीं है, वह नियंत्रित राजा है। राज्य का प्रधान नियंत्रित राजनीतिक नेतृत्व का प्रतीक है। मनु कहता है कि समाज से विमुख होकर के व्यक्ति के विपरीत राजा कोई काम नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि मनुस्मृति लोकतंत्र का भी समर्थन करती है। मनुस्मृति में राजा, समाज, कानून, कल्याण, अर्थव्यवस्था, संस्कृति व्यवस्था सब कुछ क्या है? धर्म का विषय है, धार्मिक है, आध्यात्मिक। राजा इतने के दैवी होने के बावजूद भी राजा दंड के अधीन है। दंड मतलब राज्य का दंड, उसको दंड का भय सताता रहता है और दंड के भय से वह समाज और जनता के विपरीत कोई कार्य नहीं कर सकता। दंड क्या है? सामाजिक शक्ति का प्रतीक है। दंड मतलब सामाजिक शक्ति, यह मनुस्मृति कहती है। दंड कोई डंडा उंडा नहीं है, सामाजिक शक्ति। संविधान क्या है? सामाजिक शक्ति है। कानून क्या है? सामाजिक शक्ति है। संस्कार क्या है? सामाजिक शक्ति है। नियम क्या है? सामाजिक शक्ति है। तो उसी तरह से दंड सामाजिक शक्ति का प्रतीक है। दंड का प्रयोग राजा को भी करने का अधिकार है और समाज को भी करने का अधिकार है। माने समाज और राजा के मध्य दंड का बैलेंस ऑफ पावर है। दोनों के हाथ में दंड है, बैलेंस है, इसलिए कोई किसी के विपरीत नहीं जा सकता। आगे कहता है मनुस्मृति कि यदि राजा दंड का दुरुपयोग करता है तो उसके विरुद्ध दंड का उपयोग समाज या जनता कर सकती है। मनुस्मृति संप्रभुता की बात करती है। कहां है संप्रभुता राज्य में? बिना संप्रभुता के राज्य कैसा? मनुस्मृति कहते हैं कि राजा ही संप्रभुता का प्रतीक है। उसमें जो संप्रभुता आती है वह जनता से आती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर संकेत है। उसकी संप्रभुता कहां से आती है? जनता से आती है। राजा क्या है? प्रजा के लिए है, प्रजा राजा के लिए नहीं है। प्रजा, राजा का अस्तित्व ही प्रजा के अस्तित्व पर निर्भर है। दुराचारी, निरंकुश, चोर, भ्रष्टाचारी, राष्ट्रद्रोही राजा जनता के दंड से अपना राज्य खो देता है, यह मनुस्मृति कहती है। मनु धर्मशास्त्र में मोतवानी नामक एक विचारक ने कहा कि मनुस्मृति की राजनीतिक व्यवस्था प्रच्छन्न लोकतांत्रिक व्यवस्था है। प्रच्छन्न लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था है लेकिन प्रच्छन्न लोकतांत्रिक व्यवस्था है। प्लेटो के दार्शनिक राजा की भांति मनु का राजा विद्वान है, जन कल्याण
और सुख समृद्धि का साधन है। जनता के कल्याण और जनता के सुख समृद्धि का साधन मनु का राजा है, यानी मनु की कार्यपालिका है। मनु ने सबसे बड़ी बात राजा के लिए की कि राजा की दिनचर्या उसने निश्चित कर दी। अब बताइए, आपकी दिनचर्या कौन निश्चित करेगा? आप करेंगे, आपका परिवार करेगा, समाज नहीं करेगा आपकी दिनचर्या का प्रयोग। लेकिन मनु अपने राजा के लिए, मनुस्मृति अपने राजा के लिए दिनचर्या का प्रयोग का निश्चयीकरण करते हैं। दिनचर्या मतलब कब खाएगा, कब सोएगा, कब रहेगा, क्या क्या करेगा, जिसको आप आधुनिक भाषा में प्रोटोकॉल कह सकते हैं। प्रोटोकॉल तय करता है और प्रोटोकॉल से बंधा हुआ राजा, ये प्रोटोकॉल सामाजिक है, प्रोटोकॉल से बंधा हुआ राजा प्रोटोकॉल को तोड़ नहीं सकता। अगर प्रोटोकॉल को राजा तोड़ेगा तो सामाजिक दंड उसके ऊपर प्रभावी होगा। यह 7वें अध्याय में मनुस्मृति के स्पष्ट है। अब इस कार्यपालिका का जो दूसरा पक्ष है वह है मंत्रिमंडल। राजा सर्वोच्च नहीं है, उसके साथ उसका मंत्रिमंडल भी है। राजा शासन का संचालन मंत्रियों की मंत्रिमंडल की सहायता से करता है। जो राजा मंत्रियों की सहायता से कार्य नहीं करता वह राजा राज्य करने योग्य नहीं है। यह है मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था का रूप। मंत्रिमंडल कौन कौन से? सेनापति है, मंत्री है, सहायक है, नारी है, राजमहिषी है, ये सब मंत्री हैं उसके। मनुस्मृति कहता है कि जो मंत्रिमंडल बिना राज करता है वह राजा मूर्ख है, वह राजा लोभी है, वह राजा शास्त्र ज्ञान विहीन है, वह राजा विषयाक्त है, वह शासन न्यायपूर्ण नहीं चला सकता। मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था। राजा को मंत्रियों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। मंत्रियों को युद्ध, शांति, कल्याण, अर्थव्यवस्था, दूत व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था, सबका दायित्व मंत्रियों के ऊपर है। ये मंत्री ही पुलिस का भी काम करते हैं, उसके विभाग है। मनुस्मृति ने मंत्रियों के संगठन में किसी जाति का नाम नहीं लिया। मनुस्मृति ने मंत्रियों के संगठन में किसी विशेष धर्म का भी नाम नहीं लिया। मंत्रियों के संगठन में मनुस्मृति किसी प्रकार का सामाजिक विभेद या सामाजिक सुप्रीमेसी का भाव नहीं दिखाता। समान, समाज का हर वर्ग, समाज का हर क्षेत्र मंत्रिमंडल का सदस्य है। और नारी गरिमा की बात जब मनुस्मृति करता है तो कहता है कि राजा अपने राजमहिषी के बिना सलाह के किसी कागज पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता। राजमहिषी कौन है? उसकी रानी है। रानी के माध्यम, उसकी पत्नी ही नहीं है, वह शासन में भागीदार है, शासन के निर्णयों में भागीदार है, शासन चलाने में भागीदार है। यह है नारी सशक्तिकरण का मनुस्मृति में भाव। कार्यपालिका का तीसरा भाग है लोक सेवा। लोक सेवा आईएएस ऑफिसर्स जो होते हैं, जिसको आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जो कहते हैं, यह लोक सेवा। यह लोक सेवा की भी बात मनुस्मृति करती है और उसका निर्णय, उसकी लोक सेवकों की नियुक्ति प्रतियोगिता, विद्वता की प्रतियोगिता के आधार पर होती है। मतलब मनुस्मृति के राजा की लोक सेवा कॉम्पिटिटिव है, उसकी नियुक्ति कॉम्पिटिटिव होती है। अगर आप ये देखिए संक्षेप में तो मनुस्मृति का यह राजनीतिक व्यवस्था, ये संक्षेप में बता रहा हूं, उसकी व्याख्या बहुत बड़ी है। मनुस्मृति का यह राजनीतिक व्यवस्था
क्या आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था से कमजोर है? क्या मनुस्मृति की राजनीतिक व्यवस्था में आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था के तत्व नहीं है? संक्षेपीकरण है, और यही राजनीतिक सुशासन का रूप है। न्यायपालिका के अंतर्गत दूसरा विभाग मनुष्य, पहला कार्यपालिका विधायिका नहीं, न्यायपालिका, दूसरे पर न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम है कि समाज और राज्य में विधि व्यवस्था को बनाए रखना, सभी को न्याय देना, न्याय बिना देरी के दिए देना, न्याय निष्पक्ष देना। न्याय बिना शासन व्यवस्था चल नहीं सकती। मनुस्मृति न्याय पर विशेष जोर देता है। मनुस्मृति के राजनीतिक व्यवस्था में न्यायपालिका है, जिसका प्रधान कौन है? राजा है। राजा सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है। न्यायिक प्रशासन चलाना भी राजा का काम है, लेकिन यह न्यायिक प्रशासन राजा अकेले नहीं कर सकता। उसके साथ प्राण विभाग नियामक न्यायाधीश भी रहता है, जो निर्णय करता है। राजा निर्णय करने में सहयोगी बनता है। सत्ता का विकेंद्रीकरण का भाव। मनुस्मृति ने न्यायिक प्रक्रिया के आधार भी बताए, कैसे कैसे न्याय होगा, क्या न्याय होगा, कैसे साक्षी आएंगे, कोई निरपराधी दंडित ना हो जाए। इस बात की व्यापक व्याख्या 7वें अध्याय में मनुस्मृति करता है। न्याय करना राज्य का पदेन कर्तव्य है। मनु का मत है कि न्याय की अवहेलना किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। सामाजिक जीवन का आधार ही न्याय है। न्याय के संदर्भ में मनु ने विभिन्न अपराधों की भी सूची दी है। न्यायिक अपराध हैं, दीवानी अपराध हैं, आपराधिक अपराध, तमाम तरह के अपराध हैं। और इन अपराधों का पर निर्णय कैसे होता है? न्यायपालिका के माध्यम से होता है, और जनता को न्याय मांगने का पूरा अधिकार है। न्याय सिर्फ किताबी आधार पर नहीं होना चाहिए। न्याय में पर्यावरण का भी ध्यान रखना चाहिए। न्याय में सोच का भी ध्यान रखना चाहिए। न्याय में स्थिति का, देश काल और पात्र का भी ध्यान रखना चाहिए। तीसरा जो महत्वपूर्ण अंग है, विधायिका है। विधायिका तीसरी शाखा है, जो विधि का निर्माण की प्रक्रिया पूरी करती है। राजा इसमें भाग नहीं लेता। राजा के हाथ में कानून बनाने का अधिकार नहीं है। तो क्या करने का अधिकार है? मनु के अनुसार विधायिका ऐसे बुद्धिमान व्यक्तियों से संपन्न होनी चाहिए जिन्होंने वेदों एवं उसकी टीकाओं का अध्ययन किया हो, जो अपने तर्कों के समर्थन में बौद्धिक साक्ष्य देने की क्षमता रखते हो। चूंकि विधि श्रुति, स्मृति, सदाचार और आत्म विवेक से आती है, इसलिए विधायिका का रूप मनु में विधि निर्माण जैसा नहीं है। आती है, सामाजिक है। विधि का निर्माण सामाजिक है, और विधि के निर्माण के समाज में विधि पर सुप्रीमेसी समाज का स्थापित है, और राजा या न्यायपालिका समाज द्वारा निर्मित विधि को का पालन करने के लिए ही पालन ही करेगा। वह पालन ही करेगा, निर्माण नहीं करेगा। मनुस्मृति का यह भाव है। आज इतना ही। अगले वीडियो में, अगले अपने लेक्चर में मनुस्मृति के अन्य तत्वों पर भी मैं बात करूंगा। आज मैंने कहा कल मनुस्मृति को खत्म करने का प्रयास करूंगा। नमस्कार।